कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? सक्षम परपोषी आती थे या पढ़े थे ना? इसमें देखे थे जीवाणुओं को कैसे सक्षम परपोषी बनाया जाता है, ठीक है ना। पौधों को कैसे सक्षम परपोषी बनाते हैं और जंतुओं को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। दो चीज़ में थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। जंतुओं वाला सबसे आसान है। जंतुओं वाले में क्या था, केवल माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करके जो है हम लोग अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन पौधों में करने के लिए जो है अपने डीएनए को लपेटना होगा किसके ऊपर? सोने या फिर टंगस्टन के ऊपर जो है लपेटना होगा, तब जाके हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें देखे थे कि पहले उन कोशिकाओं को डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करना होगा, ठीक है ना, तभी हम लोग जो है अपने जीवाणु को सक्षम परपोषी बना सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के क्या चीज़? प्रक्रम, ठीक है ना। पुनर्योगज डीएनए बनाना है हम लोगों को, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। देखें हम लोग पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी चरण में विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है। जैसे सबसे पहले हम लोगों को डीएनए का क्या करना होगा बताएं? विलगन मतलब आइसोलेशन, आइसोलेशन कहते हैं इसको। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। जैसे मान के चलें कि अब वही एग्जाम्पल लेते हैं ई कोलाई वाला। ई कोलाई में हम लोगों को क्या देखने को मिला था बताएं? हम लोग ना ई कोलाई जीवाणु के अंदर किसका डीएनए जोड़ना चाहते हैं? मनुष्यों के अंदर से इंसुलिन बनाने वाला जीन जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले तो डीएनए को निकालना होगा ना, यहाँ से। कहाँ से डीएनए को निकालना होगा बताएं? ई कोलाई के अंदर से प्लाज्मिड निकालना होगा, और तब उस प्लाज्मिड में हम लोग जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे? अपने वांछित डीएनए को। तो ये जो पहली वाली प्रक्रिया है जिसमें हम लोग डीएनए को निकाल रहे हैं, इसी को कहते हैं डीएनए का क्या चीज़? विलगन। क्या कहते हैं इसको? डीएनए का विलगन, ठीक है ना। प्लाज्मिड को निकालेंगे, डीएनए को नहीं निकालते हैं हम लोग। जो एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ते हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो ये प्रोकैरियोटिक ही है, ये प्रोकैरियोटिक ही है। आगे आ जाना है। प्रोकैरियोटिक ही कोशिका है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग अपने डीएनए को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे बताएं? दूसरा स्टेप क्या करेंगे? डीएनए का खंडन। डीएनए का क्या करेंगे? खंडन। और तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे? डीएनए खंड का संवाहक से क्या चीज़? बंधन। ये संवाहक हो गया और ये डीएनए खंड हो गया, इसका बंधन करवाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे। और दोनों को जोड़ने के बाद तब पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में क्या करना होगा? अब इसको, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग जो ई कोलाई जीवाणु रखे हैं, ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करेंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन। अब ये एक बैक्टीरिया है ना, एक ही में ना हम लोग ट्रांसफ़र किए थे, अब एक ही में ट्रांसफ़र किए थे, अब इनके हम लोग जो है संतानें बनवाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इनकी संतानें बनवाएंगे, और संतानें बनवाने के बाद उसमें हम लोग चेक करेंगे कि हमारा डिज़ायरेबल डीएनए काम कर रहा है कि नहीं। लिखा है वांछित उत्पाद का क्या चीज़? निष्कर्षण। पहले तो इसकी हज़ारों कॉपियाँ हम लोग बनवाएंगे इस वाले जीवाणु की, और तब हम लोग इसे क्या प्राप्त करने के लिए इसको तैयार किए हैं बताएं? इंसुलिन। तो अब हम लोगों को मिलेगा व्यापक मतलब वांछित उत्पाद का निष्कर्षण। अब इससे जो है हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा जिसके लिए हमने इसको तैयार किया है। समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ें मिलेंगी हम लोगों को। तो अब इन सभी चरणों को थोड़ा थोड़ा जो है अब हम लोगों को डिटेल में देखना है कैसे ये किया जाता है। एक बार फिर से बताएं, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम में कितने चरण शामिल है बताएं? पहला चरण क्या है? समझ रहे हैं? डीएनए का विलगन किसको कहते हैं? जिस कोशिका का प्लाज्मिड हम लोग बदलना चाहते हैं उसका ये जो डीएनए है उसको निकालेंगे, अब प्लस उस डीएनए को भी निकालेंगे जो हम लोग इसमें जोड़ना चाहते हैं। दोनों डीएनए को निकालेंगे, तो इसको डीएनए का विलगन या पृथक्करण कहते हैं। इसको आइसोलेशन कहा जाता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे? डीएनए का खंडन। डीएनए का खंडन मतलब अब इस वाले डीएनए को, ये तो पूरा पीस हमने निकाला है ना, इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे। प्लाज्मिड जो निकाला है हमने उसको भी कट लगाना है और इसको भी कट लगाना है। किसकी सहायता से? प्रतिबंधन एंजाइम। बहुत बढ़िया, प्रतिबंधन एंजाइम।
और डीएनए खंड का संवाहक से क्या चीज़, बंधन। अब डीएनए खंड जो हम लोग काटे हैं, बनाए हैं, और संवाहक जो निकाले हैं, संवाहक प्लाज्मिड, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तब जो है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में क्या करेंगे, स्थानांतरण परपोषी में आएगा, और उसके बाद परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन। यानी इसको हम लोग जहाँ चाहते हैं, जहाँ क्या लैब में जो है हम लोग इसको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हम लोग लैब में इसको ग्रो करवाएंगे, इसकी बहुत बड़ी संख्या बनवाएंगे, और जब बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी तब जाके जो है वांछित उत्पाद का क्या होगा, निष्कर्षण होगा। ठीक है ना, जो मनचाहा हमारा प्रोडक्ट है वो मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है बताएं। फर्स्ट टॉपिक है वही आनुवांशिक पदार्थ का क्या चीज़, हाँ, विलगन, पृथक्करण। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आएगा। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर एक बार 11th क्लास को याद करना होगा, इसलिए याद करना होगा क्योंकि हम लोगों को पता है कोशिकाओं के अंदर सिर्फ डीएनए ही होता है या और भी चीज़ें होती है, बताएं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी हो गया, समझ में आ रहा है ना, अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका, राइबोसोम, समझ में आ रहा है ना, लाइसोसोम, बहुत सारी चीज़ें होती है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है, सब चीज़ होता है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे मटेरियल है। हमको चाहिए क्या, या टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से हमको क्या निकालना है बताएं। सिर्फ हम लोगों को प्लाज्मिड निकालना है, डीएनए निकालना है। तो डीएनए निकालना है उसके अंदर से, तो बाकी चीज़ों को तो घुलाना पड़ेगा ना, बाकी चीज़ों को घुलाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपना डीएनए नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है देखिए, हम लोग बाकी चीज़ों को डिसॉल्व कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये देखना है। प्लस हम लोग एक और बात जानते हैं, कोशिका झिल्ली के साथ साथ बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनके ऊपर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है कि नहीं, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाओं पे हमने देखा है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कोशिका भित्ति से ही, कोशिका भित्ति को तोड़ेंगे। पहले जो है हम लोगों को क्या करना होता है, किसको तोड़ना होता है, कोशिका भित्ति को। और हमें पता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादपों की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का उपयोग करते हैं हम लोग, नाम है उसका क्या चीज़, सेल्यूलेज। क्या नाम है, देखिए मात्रा का फर्क है केवल, समझ में आ रहा है ना, सेल्यूलोज और सेल्यूलेज, समझ में आ रहा है ना। यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ ये देखें क्या नाम लिखा हुआ है, सेल्यूलेज। क्योंकि पादप कोशिका हम लोग जानते हैं किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बताएं, सेल्यूलेज की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर हम लोग अपने डीएनए को निकालना चाहते हैं किसी कवक के कोशिका से, किसकी कोशिका से, तो हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में कि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है बताएं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, कौन सा एंजाइम चाहिए, काइटिनेज। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो 3 पॉइंट अभी हम लिखेंगे। ठीक है, एक और बच गया जीवाणु, उसका भी हम लोग लिख लेते हैं। तो जीवाणु की कोशिका को तोड़ने के लिए हम लोगों को चाहिए लाइसोजाइम। क्या चाहिए बताएं, लाइसोजाइम चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हर एक कोशिका की कोशिका भित्ति को हम लोग कैसे तोड़ें ये हम लोगों को पता चल गया। जैसे देखें, जंतु ऊतक हो गया, पादप कोशिका हो गया, लाइसोजाइम, ठीक है ना। लाइसोजाइम से हम लोग ट्रीट करेंगे किसकी कोशिका को, जीवाणु की कोशिका को। पादप कोशिका को किससे बताएं, सेल्यूलेज से। और काइटिनेज से किसको, कवक। इन सारे एंजाइमों से संसाधित करने के बाद आराम से हम लोग कोशिका भित्ति को तोड़ सकते हैं। तो पहले तो कोशिका भित्ति को तोड़ना होगा, और कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए बताएं कौन कौन से एंजाइमों का प्रयोग करेंगे। पादप कोशिका के लिए कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज। याद रखना पड़ेगा ये, और इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसको याद रखना। एक जीवाणु का हम लोगों को याद रखना होता है, और इसका ज़्यादा पूछता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूरिन की बनी होती है, और म्यूरिन को तोड़ने के लिए जो है किसका प्रयोग करना होगा, लाइसोजाइम का। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, तोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, काइटिनेज। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज
सेल्यूलोज की बनी होती है, तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सेल्यूलेज का प्रयोग करेंगे। नाम के अंत में क्या लगा होना चाहिए? एज लगा होना चाहिए। हालांकि इसमें जाइम लगा है, तो जाइम का मतलब ये नहीं समझेंगे कि ये एंजाइम नहीं है। एंजाइम ये सीधा सीधा नाम है, समझ में आ रहा है ना। और ऐसे हम लोग तो जानते हैं एज लगा होता है जिसके अंत में, वो क्या होता है? एंजाइम होता है। लेकिन इसमें ऑलरेडी जो है एंजाइम का जाइम इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला एंजाइम पता है कौन खोजा गया था? जाइमेज। सबसे पहले एंजाइम जो है उसकी खोज हुई थी जाइमेज की। समझ में आ रहा है ना। देखिए ज़रा, इसको हम लोग लाइन से पढ़ते हैं, तब जाके जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वही बात समझाया जा रहा है कि पहले हम लोगों को पादपों की कोशिका भित्ति को तोड़ना है, फिर इसके अंदर जो जो पदार्थ है कोशिका द्रव्य में शुगर भी होता है, कोशिका द्रव्य में शुगर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, शर्करा भी होगा, प्रोटीन भी होगा, और प्रोटीन के अलावा और क्या होगा बताएं? राइबोसोम होगा, आरएनए होगा। तो सबको पिघलाने के लिए अलग अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी देखेंगे, ये तो खाली कोशिका भित्ति का ना था। अगर हम लोगों को प्रोटीन को गलाना है तो कौन एंजाइम? जब हम लोग प्रोटीएज से ट्रीट करेंगे तो प्रोटीएज से ट्रीट करने के बाद कौन घुल जाएगा बताएं? आरएनए को ट्रीट करना है, तो आरएनए को ट्रीट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? राइबोन्यूक्लियस का उपयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। जब हम लोग ये सारी चीज़ें एक एक करके गलाते हैं, समझ में आ रहा है ना। हिस्टोन जैसे प्रोटीन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन याद है ना हम लोगों को कितने तरह के होते हैं? 5, H1, H2A, H2B, H3, H4। समझ में आ रहा है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ गूथे रहते हैं कौन बताएं? डीएनए के लंबे लंबे अणु। समझ में आ रहा है ना। उसमें आरएनए भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो आरएनए को घुलाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे? राइबोन्यूक्लियस। प्रोटीन को घुलाने के लिए कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज। इनसे उपचारित करने के बाद आराम से हम लोग डीएनए को निकाल सकते हैं। ये भी देखें, ऊपर में बताया गया है कि डीएनए कई झिल्लियों से घिरा होता है, ठीक है ना। इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा, और तब जाके डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसमें आरएनए मिल जाएगा हम लोगों को, कोशिका के अंदर आरएनए मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, पॉलीसैकेराइड मिल जाएगा, पॉलीसैकेराइड के साथ साथ क्या मिल जाएगा? लिपिड मिल जाएगा। हर प्रकार के अणु होते हैं कोशिका के अंदर, और हर एक प्रकार के अणु को तोड़ने के लिए उस हिसाब का एंजाइम हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब है कि जब इन सब से ट्रीट कर देंगे, मतलब हर चीज़ को घुला देंगे, डीएनए को कैसे निकालें वहाँ से? तो डीएनए को निकालने के लिए अब स्टेप हम लोगों को दिया है, लाइन से देखेंगे इसको। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं, और सबसे अंत में अंततो गत्वा द्रुत शीतित एथेनॉल, याद रखेंगे किस चीज़ का नाम दिया है? द्रुत शीतित किसको कहते हैं? द्रुत शीतित। अभी आजकल जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घर जाएंगे क्या डिमांड करेंगे? पहला चीज़ ठंडा पानी, पानी नहीं ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। चिल्ड मतलब क्या चीज़? ठंडा पानी। समझ में आ रहा है ना। ठंडा पानी सोच के ही आधी प्यास जो है, समझ में आ रहा है ना, बुझ जाती है। लेकिन यहाँ जो है हम लोगों को ना डीएनए, उसको ठंडे पानी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी में द्रुत शीतित। तो आज से मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी द्रुत शीतित जल चाहिए। समझ में आ रहा है ना। एक थप्पड़ लगा कहाँ से आ रहे हो? समझ में आ रहा है ना। तो द्रुत शीतित जो है एथेनॉल हम लोग किसको कहेंगे बताएं? चिल्ड एथेनॉल, ठीक है ना। इसको चिल्ड एथेनॉल, जो चीज़ें हम लोगों को बची हुई मिलेंगी कोशिका में, उसको किधर मिला देंगे हम लोग? चिल्ड एथेनॉल में मिला देंगे। और चिल्ड एथेनॉल में मिलाने से जो शोधित डीएनए होता है अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित माने नीचे बैठ जाता है। देख रहे हैं नीचे बैठा हुआ है, फिगर में देख पा रहे हैं। अब इसको क्या करना है? इल्यूशन के सहारे हम लोग निकाल लेंगे इसे। इस निलंबन में महीन धागों के समूह में हम लोग देख सकते हैं डीएनए को। ये जो पतले पतले धागे के रूप में दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये डीएनए है। समझ में आ रहा है ना। ये डीएनए है, और इसको हम लोग आराम से छान के निकाल सकते हैं। नहीं, कोशिका में जो है एक एक करके सारी चीज़ मिलाते जाएंगे तो वो गलते जाएगा। जो जैसे अब
पहले हम लोग काइटिनेज मिला दिए, मान के चले ये कवक की कोशिका है तो काइटिनेज मिला दिए, कोशिका भित्ति घुल गई। कोशिका झिल्ली जो है हम लोग जानते हैं वो पॉलीसैकेराइड और लिपिड की बनी होती है, तो हम लोग उन दोनों को तोड़ने के लिए जो है वैसा एंजाइम प्रयोग कर लेंगे, वो घुल गया। उसके बाद प्रोटीन को घुलाने के लिए किसका उपयोग कर लिए, प्रोटीएज का। आरएनए घुलाने के लिए किसका उपयोग कर लिए, राइबोन्यूक्लिएज। ठीक है, सब चीज़ जब घुला देंगे ना बचेगा हमारा डीएनए। डीएनएज का प्रयोग नहीं करेंगे कभी भी। डीएनएज का अगर प्रयोग किए हम लोग तो डीएनए घुल जाएगा, और हम लोगों को डीएनए घुलाना नहीं है, डीएनए निकालना है इसके अंदर से, तो डीएनएज का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो लास्ट में जो चीज़ें बचेंगी ना उसको हम लोग चिल्ड एथेनॉल में मिलाएंगे, और चिल्ड एथेनॉल में मिलाते ही हमारा जो डीएनए होगा नीचे बैठ जाएगा और छेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। अब उसके बाद आराम से इसको हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से डीएनए का विलगन किया जाता है, डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। डीएनए को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, अब चले हम लोगों को क्या पढ़ना है बताएं। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। डीएनए को जो है ना अलग अलग जगह पे हम लोग काटेंगे, तो ये काटने का काम जो है कौन से एंजाइम करते हैं बताएं। प्रतिबंधन एंजाइम हम लोगों को पता है, आणविक कैंची को कहते हैं। ठीक है ना, डीएनए अणुओं को जो है काटते हैं हम लोग, और काटने के लिए जो है प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग करते हैं। पाचन का मतलब हम समझाए थे ना, पाचन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, उसको हम लोग पाचन कहते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का पाचन संभव है। इसके बाद 6 चैप्टर में हम लोग एक प्रक्रिया पढ़े थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसी में पढ़े थे, हाँ उसमें भी था, उसमें भी था, इसमें भी था, डिटेल में इसमें था। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद होगा हम लोगों को कौन सा जेल उपयोग किया जाता है, एगार जेल या एगारोज जेल। किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री घास से। और समुद्री घास कौन कौन सा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और कौन, ग्रेसिलेरिया होता है। ठीक है ना, जेलिडियम और क्या हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। तो और एगारोज जेल का उपयोग और किस में होता है, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, जीवाणुओं का संवर्धन करने में, और फिर यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हम लोग पढ़े थे कि उसमें ना कुआं होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और कुएं में हम लोग जो है डालते हैं किसको, डीएनए को। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये भागता है किधर की ओर, एनोड की ओर भागता है। ठीक है ना, और उसके बाद जो है हम लोग डीएनए के छोटे बड़े टुकड़ों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अगर जोड़ना है तो कौन सा एंजाइम लगा देंगे, लाइगेज एंजाइम लगा देंगे। तो ये डीएनए को काटना, अलग अलग स्थलों पर काटना, ये सब हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके लिए प्रतिबंधन एंजाइम पूरी तरह से जिम्मेवार होते हैं। जैसा हम लोग पीस लगाना चाहते हैं उस तरह का प्रतिबंधन एंजाइम प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। जैसे मान के चले कि हम लोगों को ना एक बहुत बढ़िया डीएनए मिल गया है, इंसुलिन बनाने वाला बहुत अच्छा सा डीएनए मिल गया है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि पहले ना इसकी हज़ारों कॉपी तैयार हो जाए। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे बताएं? अगर इसकी हज़ारों कॉपी हम लोगों को मिल जाती है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जब हम लोग 6 चैप्टर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ रहे थे, डीएनए अंगुली छापन, तो उसमें एक टॉपिक आया होगा पीसीआर, याद है ना? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये यही प्रक्रिया है। इसी को ना हम लोग पीसीआर कहते हैं। सिंपल भाषा में जाने, पूछा जाएगा कि बताइए पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। तो पीसीआर जो है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हमारे किसी भी वांछित डीएनए को क्या करवाता है, हाँ बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है, प्रवर्धित करने का काम करता है। डीएनए के आवर्धन के लिए, उसके प्रवर्धन के लिए हम लोग कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर का। और इससे जुड़ी हुई एक और बात हम लोगों को समझनी चाहिए। जैसे होता क्या है ना कि पहले का जो मतलब मेडिकल सिस्टम था हमारा, तो उसमें ये व्यवस्था थी ना कि हम लोग किसी बीमारी का पता हम लोगों को तब चल पाता था जब वो बीमारी पूरी तरह से हमारे शरीर में फैल जाती थी।
खास तौर पे संक्रामक बीमारियों के लिए। संक्रामक बीमारियों का पता, देखिए संक्रामक बीमारियां हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये तब खतरनाक है जब संक्रमणकारी जीवों की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है। मान के चलें कि हमारे शरीर में एक जीवाणु प्रवेश किया, तो एक जीवाणु प्रवेश करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको। दिक्कत तब है जब वो अपनी संख्या क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। अपनी संख्या बढ़ा लेगा तब हमको जो है असली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक उपाय है कि अगर हम लोग समय रहते उसका पता लगा लेते हैं। किसका पता लगा लेते हैं बताएं? समय रहते अगर हम लोग जीवाणु प्रवेश किया है इसका पता लगा लेते हैं। जैसे मान के चले कि हम लोग गए किसी के घर, समझ में आ रहा है ना, और हमको पता है कि वहाँ पे जो है किसी न किसी को टीबी हुआ है या फिर सर्दी जुकाम हुआ है या कोई भी संक्रामक बीमारी हुई है, और वो आदमी जो है जाते जाते हमारे सामने क्या किया, छींक दिया। अब हमको डर लग रहा है कि भाई उसके अंदर से बैक्टीरिया आ गया है हमारे अंदर। तो उस स्थिति में हम लोग जाके तुरंत जो है पीसीआर करवाएंगे। पीसीआर कराने से पता चल जाएगा कि जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं या नहीं। तो अगर प्रवेश किए हैं तो उनकी संख्या जब कम होगी तभी हम लोग इलाज शुरू कर देते हैं। तो उनकी संख्या बढ़ने से पहले हम लोग उनको मार देते हैं। तो जीत किसकी होगी बताएं? हमारी जीत होगी। लेकिन ज़रा सोचे अगर चुपके से बैठ जाते हैं, कहते हैं कि भाई छोड़ो कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद तो वो अंदर ही अंदर अपनी संख्या बढ़ाएंगे ना जीवाणु। और जब अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, 1 2 2 4 रहेंगे तो इनका लक्षण दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इनकी संख्या हज़ारों लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगी तब इनका जो है लक्षण अब हमारे शरीर में दिखाई देना शुरू होगा। और जब इनकी संख्या करोड़ों में होगी तो इनको मारना संभव है? नहीं संभव है। इसलिए संक्रामक बीमारियों से कभी कभी हम लोग हार जाते हैं। तो उसको सही समय पे, संक्रामक बीमारियों का इलाज है परंतु सही समय पे उसका पता चलना चाहिए। जब उनकी संख्या अभी नहीं बढ़ी है, सूक्ष्मजीवों की संख्या नहीं बढ़ी है, तभी हम लोगों को मालूम चल जाए। तो ये मालूम चलेगा कैसे बताएं? पीसीआर से संभव है। पीसीआर से हम लोग जान सकते हैं कि हमारे अंदर सूक्ष्मजीव हैं या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग जो है शुरुआत से पढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम लोग जरा। पहले तो इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, कैसा होता है ये? अभी बताते हैं। पीसीआर मशीन होता है, पीसीआर मशीन में ही पीसीआर किया जाता है, अभी देखेंगे हम लोग। पहले ये दोनों लाइन क्लियर कर ले। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज किसने करी थी? तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज जो है वो कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी? इनका नाम हम लोग लिख लेंगे, समझ में आ रहा है ना? 1980s में। कब? 1980s। 80s का मतलब क्या हो गया? वो ईयर कंफर्म नहीं था, लेकिन हाँ 1980 के दशक में ही हुआ था। 1980s का मतलब हो गया 1980 से लेके 1990 तक। ठीक है ना? 90 नहीं, 89। समझ में आ रहा है ना? तो 1980s में जो है मतलब खोज हुई थी किसकी? पीसीआर तकनीक की। और किसने खोज किया था पीसीआर का? पीसीआर का खोज किया था कैरी मुलिस ने। किसने खोज किया था? कैरी मुलिस ने खोज किया था। समझ में आ रहा है ना? कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की थी। पीसीआर का खोज कैरी मुलिस ने किया था। समझ में आ रहा है ना? अब देखेंगे हम लोग जरा, यहाँ पे डीएनए का कई गो प्रतिकृति बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? पीसीआर तकनीक का। पीसीआर तकनीक ही ऐसी है जिससे हम लोग डीएनए का जितना चाहे उतना कॉपी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जितना कॉपी चाहे उतना बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमकों को विस्तृत कर देता है। डीएनए का कॉपी रेप्लिकेशन कैसे होता है चैप्टर 6 में हम लोग पढ़े हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने में ये प्रक्रम जो है सहायक है, पीसीआर प्रक्रम। समझ में आ रहा है ना? पीसीआर प्रक्रम में एक बात हम लोगों को याद होगा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क याद है ना?
प्रतिकृति अनफॉर किसको हम लोग कहते हैं? तो यहाँ पे तीसरे सिरे से ये किस सिरे की ओर होता है और ये पांचवें से तीसरे की ओर। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा किधर से किधर? पांचवें से तीसरे की ओर। कौन सा एंजाइम बनवाता है, याद है? डीएनए पॉलीमरेज। भूल गए हम लोग? कौन सा एंजाइम किस दिशा में काम करता है? क्या जोड़ता है ये? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। कितना के रफ्तार से? 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर्स को पर सेकेंड जोड़ता है ये। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो तकनीक है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन की, इसमें तो हम लोग डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग कर सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है पीसीआर की, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पे किया जाता है और हाई टेम्परेचर पे ये वाला एंजाइम खुद ही नष्ट हो जाएगा। एंजाइम के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, जहाँ टेम्परेचर 40-45 से ऊपर जाना शुरू हुआ तो एंजाइम जो है खुद ही विघटित होने लगते हैं। जब हम लोगों को बुखार होता है तो एकदम हल्का खाना दिया जाता है और गर्म खाना दिया जाता है थोड़ा सा। पता है, जब हम लोगों का बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है तो उस समय कोई एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मतलब हम लोग एकदम लाइट फूड जो है लेते हैं, हल्का खाना लेते हैं। ज़्यादा भारी खाना हम लोग नहीं खा सकते हैं। रीज़न है वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, हम मन भी नहीं करता है, प्लस सबसे बड़ी बात है कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, पचेगा ही नहीं। तो पचाने के लिए चाहिए कि तापमान जो है एक रेंज में रहे, एक कंट्रोलेबल रेंज में रहे। समझ में आ रहा है ना? तो उस टेम्परेचर पे एंजाइम काम करेंगे। इस एंजाइम के साथ भी वही बात है, इसका काम करने का एक डिफिनिट टेम्परेचर रेंज है। जब उससे ज़्यादा हो जाएगा ना टेम्परेचर तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? काम नहीं करेगा ये। तो जब काम नहीं करेगा तो फिर इसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए ना हम लोगों को, कोई ना कोई मतलब अपवाद चाहिए। अपवाद नहीं, ऑप्शन हम लोग इसका तलाशेंगे, कोई ना कोई विकल्प देखेंगे। तो ज़रूरी है इसका विकल्प, और इसके विकल्प के रूप में उपयोग होता है एक एंजाइम। देखेंगे उसका नाम जो है कहाँ दिया हुआ है, टैग पॉलीमरेज नाम दिया होगा। एक ताप अस्थाई एंजाइम जो है उपयोग होता है। देखें उस जीवाणु का नाम जो है ना, उस जीवाणु का नाम लिखते हैं पहले, जिससे उस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है। नाम है जीवाणु का थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है ना? एक ताप स्थिर एंजाइम हम लोगों को चाहिए। ताप स्थिर एंजाइम क्यों चाहिए बताएं? क्योंकि जो पीसीआर है वो हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। पीसीआर जो है वो हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। उस टेम्परेचर पे ये एंजाइम काम नहीं कर सकता है, तो हमें एक ताप स्थिर एंजाइम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है बताएं? ताप स्थिर एंजाइम। ताप स्थिर एंजाइम का मतलब क्या हो गया बताएं? ताप स्थिर एंजाइम का मतलब हो गया जो टेम्परेचर बढ़ने पे भी टूटे नहीं। समझ में आया ना? बिखरे नहीं। 45 डिग्री के बाद जो है बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो बिखरना चालू कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? टूटना चालू कर देते हैं। और 60 डिग्री पे तो कोई एंजाइम नहीं है जो सह सकता हो उस टेम्परेचर को। तो वही मतलब कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ से लिया जाता है फर्स्ट वाला वर्ड। कौन सा वर्ड? फर्स्ट वाला लेटर। कौन सा लेटर? टी। और यहाँ से 2 लेटर लिए जाते हैं। कौन कौन? ए क्यू। यहाँ से टी और वहाँ से ए क्यू। तो बन जाएगा क्या चीज़? टी ए क्यू, टैग। और चूँकि ये डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम कर रहा है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं पॉलीमरेज। क्या नाम रख देते हैं? पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज वो ताप स्थिर एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना? काम करेगा ये। हाँ, 55 डिग्री के आसपास जो है ये आराम से काम कर लेता है। समझ में आ रहा है ना? टैग पॉलीमरेज पीसीआर में हम लोग इसी एंजाइम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? पीसीआर की तकनीक करने के लिए हम लोग इसी एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो पीसीआर से बीमारी का पता भी चलता और ये भी होता है डीएनए। बिल्कुल, डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। जैसे किस तरीके से हम बताए थे कि क्राइम सीन पे कहीं जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लैब में किया जाता है, पीसीआर लैब में किया जाता है। कहीं भी अगर हम लोग गए जैसे क्राइम सीन पे, और क्राइम सीन पे मात्र हम लोगों को एक सैंपल डीएनए मिला। कितना सैंपल डीएनए मिला है? एक। अब उस एक डीएनए को हम लोग लैब में लेके आए और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
और गलती से हमारा डीएनए वो लॉस हो गया, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग नहीं कर पाए और हमारा डीएनए लॉस हो गया, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर जो है क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल होगा। तो फॉरेंसिक टीम वाले ना एक प्रिकॉशन लेते हैं। प्रिकॉशन मतलब सिर्फ कॉपी बनवा दो। प्रिकॉशन का मतलब हो जाएगा कि वो ना एक मतलब बचाव करते हैं। जैसे ही वो क्राइम सीन से डीएनए को लेके आएंगे ना, उसकी हज़ारों कॉपी बनवा देते हैं। किसका प्रयोग करके बताएं? पीसीआर का प्रयोग करके हज़ारों कॉपी बनवा देते हैं। अब वो लॉस हो, टूटे फूटे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हज़ारों कॉपी बन चुकी है। समझ में आ रहा है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रिकॉशन भी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस मतलब चीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ओरिजिनल बनता है एकदम से। एकदम ओरिजिनल बनेगा, एकदम ओरिजिनल कॉपी बनेगा। और दूसरा इसका प्रयोग हमने देखा कि अगर सूक्ष्मजीवों की संख्या काफ़ी कम है, आजकल टीबी की जांच करने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जा रहा है, एड्स की जांच करने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जा रहा है। ये होगा अपने हाथ हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी एड्स विषाणु के जो डीएनए का आरएनए का अनुक्रम होता है, वो आरएनए का अनुक्रम जो है पीसीआर मशीन द्वारा रीड कर लिया गया है और उसी को तलाशा जाता है हमारे रक्त में। समझ में आ रहा है ना? अगर वो अनुक्रम मिलेगा तो तुरंत बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ से आप पॉजिटिव हैं। समझ में आ रहा है ना? तो टैग पॉलीमरेज जो है कैसा एंजाइम है बताएं? ताप स्थिर। ताप स्थिर एंजाइम का मतलब क्या होता है? अधिक ताप पे भी काम अधिक ताप पे भी काम करेगा। और ये किस सिरे से किस सिरे की ओर काम करेगा? एकदम सेम, डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही एकदम सेम काम करेगा। तो टैग पॉलीमरेज को कहाँ से प्राप्त किया जाता है बताएं? थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से। किससे प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। किसको? टैग पॉलीमरेज को। समझ में आ रहा है ना? और डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हमने किया तो एक डीएनए से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। दूसरी बार हम लोग करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन तो अब तो हमारे पास 2 डीएनए है ना, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इसी को देखते हुए ना एक फार्मूला भी बनाया गया है, एक फार्मूला भी बनाया गया है। उस फार्मूले को अभी हम लोग जस्ट देखेंगे, पहले इसको सेव कर लिया जाए। इसमें हम लोग सारी चीज़ें जान गए ना, यहाँ पे वही एंजाइम वगैरह के बारे में दिया हुआ है। कितने स्टेप में किया जाता है पीसीआर, वो ज़रूरी है देखना हम लोगों को। पीसीआर को कितने स्टेजेस में किया जाता है, इसका इंग्लिश क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें जो है जानना एक बार हम लोगों को ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया जो आती है पीसीआर में वो है निष्क्रियण। क्या है? निष्क्रियण। इसको हम लोग ना डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीआर की सबसे पहली तकनीक क्या है? डीनेचुरेशन। दूसरा जो तकनीक है वो है एनीलिंग। क्या है? एनीलिंग, तापानुशीलन। क्या बोलेंगे इसको? और तीसरी जो प्रक्रिया है वो है क्या चीज़? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी प्रसारण। समझ में आ रहा है ना? पीसीआर बताएं कितने चरण में पूरा होता है? 3 चरण में। कौन कौन? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? निष्क्रियण, तापानुशीलन और प्रसारण। समझ में आ रहा है ना? ये 3 प्रक्रियाएं होती है। अब तीनों लाइन से, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी बोल देंगे, नहीं। नीट में ये जो है ना, हमको लग रहा है कि 2023 में या 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि आप ना पीसीआर के जो भी स्टेजेस हैं उनको सही क्रम में सजाइए। 4 ऑप्शन बना दिया था और 4 ऑप्शन में किसी में ये 1 नंबर पे किया था, किसी में ये 1 नंबर पे, किसी में ये 1 नंबर पे। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव ही होता है, नीट का पेपर तो जनरली ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो उसमें ऑर्डर चेंज कर दिया था, कहा था कि आप सही ऑर्डर पहचान के बताइए कि पीसीआर कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो 1 नंबर पे हम लोग क्या बताएंगे? डीनेचुरेशन, निष्क्रियण। और दूसरे नंबर पे क्या बताएंगे? एनेलिंग, तापानुशीलन। और तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? पता है इन सब में ना एक खास टेम्परेचर रेंज होता है। जो निष्क्रियण की प्रक्रिया है 90 से 92 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 90 से 92 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। अब फिर जो तापानुशीलन है, तापानुशीलन जो है ये किया जाता है कितना डिग्री पे?
ये करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। और 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है क्या चीज़ बताएं, एक्सटेंशन। टेम्परेचर रेंज याद रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, वो रेंज हम लोगों को याद रखना होगा। किसी किसी किताब में थोड़ा अल्टरनेटिव जो है ऑप्शन दे देता है, जैसे 75 डिग्री दे देगा इसका, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो एक्सटेंशन है। इसका जो है 46 डिग्री 47 डिग्री ऐसे करके दे देगा, ठीक है। इसका जो है 89 डिग्री दे देगा, तो हम लोग जो है थोड़ा सा इधर उधर। टैग पॉलीमरेज से भी आई है, इस टेम्परेचर पे भी टैग पॉलीमरेज काम कर लेता है, समझ में आ रहा है ना। उतना टेम्परेचर पे भी काम कर लेता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है ना। नहीं, डीनेचुरेशन में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। डीनेचुरेशन निष्क्रियण कहते किसको है वो पहले समझे। मान के चले कि ये हम लोगों को डीएनए मिला, सैंपल डीएनए ये है हमारे पास, और हम ना इसका पीसीआर करना चाहते हैं। तो इसका पीसीआर करने के लिए सबसे पहले इसको गर्म करेंगे कितना डिग्री पे। हम लोग पढ़े हैं ना कि इस पे बेस पेयर होते हैं। अगर यहाँ पे ए है तो इधर कौन होगा, और दोनों किससे जुड़े होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, याद है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। जब हम लोग लेके जाएंगे 90 से 92 डिग्री सेल्सियस पे, सारा हाइड्रोजन बॉन्ड भाग जाएगा। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड डबल ट्रिपल जो भी बना होगा, हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये डीएनए की ये वाली लड़ी स्ट्रैंड और डीएनए की ये वाली लड़ी दोनों जुटी रहेंगी या अलग अलग हो जाएंगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर अलग अलग करना है हम लोगों को, कितना डिग्री पे गर्म करें 90 से 92 पे। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रियण कहते हैं। निष्क्रियण समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच, उनको हम लोग ज़्यादा गर्म करके तोड़ देते हैं। यही होता है पता है कब, जब हम लोगों को यूवी रेडिएशन लगता है। पराबैंगनी किरणें पढ़े ना हम लोग कि हमारे डीएनए को प्रभावित करती है, नहीं पढ़े हैं तो अभी इकोलॉजी में अब चलेंगे तो पढ़ेंगे वहाँ। तो ये हमारे डीएनए को कैसे प्रभावित करती है, यूवी किरणों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारा डीएनए नहीं सह सकता है, हमारा डीएनए उतना एनर्जी नहीं सह सकता है। तो इसलिए जब यूवी विकिरण पड़ता है ना तो हमारा डीएनए टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है अलग थलग हो जाता है, डीएनए का जो रंग रूप है वो बदल जाएगा, और इसलिए हम लोगों के अंदर आनुवांशिक विकृतियाँ आती हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हम लोगों का दोनों स्ट्रैंड, ठीक है ना, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तापानुशीलन करेंगे, इतना डिग्री पे जो है काम करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे इसको, और तब डीएनए पॉलीमरेज के बदले कौन आएगा बताएं, टैग पॉलीमरेज, जो जोड़ेगा किसको, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को। ये एक डीएनए है तो इसका एक कॉपी बनवाना है, ये एक डीएनए है इसका भी एक कॉपी बनवाना है। तो इस तरह से एक सिंगल डीएनए से बताएं हम लोगों को कितने डीएनए मिल गए, 2 डीएनए मिल गया ना। कह रहे 30 चक्कर चलाएंगे, 30 चक्कर चलाने के बाद पता है 1 बिलियन से भी ज़्यादा जो है डीएनए मिल जाएगा हम लोगों को। समझ में आ रहा है ना। एनेलिंग तापानुशीलन कहते हैं हम लोग जब इसको ठंडा करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। और फिर प्रसारण कहते हैं जब लगातार धड़ाधड़ जो है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है टैग पॉलीमरेज द्वारा, उसको एक्सटेंशन कहते हैं, प्रसारण। समझ में आ रहा है ना। तो टैग पॉलीमरेज जो है वो बेस पेयर्स को ले आके जोड़ता है यहाँ फटाफट न्यूक्लियोटाइड्स को। समझ में आ रहा है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, पीसीआर करवाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये इसके लिए एक फार्मूला याद रखना होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स जो है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। समझ में आ रहा है ना। MF इज इक्वल टू MI इंटू 2 to the power n, ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे हम लोग। ये फार्मूला किसके लिए है बताएं, ये फार्मूला है पीसीआर के लिए। पीसीआर हम लोग कर रहे हैं तो कितना डीएनए है और कितना डीएनए मिलेगा हम लोगों को, ये जानने की विधि है पीसीआर। ये वाली जो विधि हम लोग, ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हैं, एफ का मतलब हो गया फाइनल, ये ना फाइनल नंबर ऑफ डीएनए बताता है, यानी डीएनए की कुल संख्या। ये बताता है इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए,
और ये n बताता है चक्करों की संख्या। किसकी संख्या? मतलब पीसीआर कितनी बार हम लोग किए हैं, कितनी बार पीसीआर किए हैं। जैसे मान के चले कि क्राइम सीन पे हम लोग गए और क्राइम सीन पे जाने के बाद हम लोगों को 2 डीएनए मिल गया। कितना डीएनए मिला है? तो बताएं ये 2 क्या है? ये 2 जो है MI है। क्या है ये? MI। अब कहा जाएगा ना कि आप लेके आए उस 2 डीएनए को और आपने पीसीआर के 5 चक्कर चलाए। पीसीआर आपने कितनी बार किया? 5 बार। तो बताइए कुल कितने डीएनए प्राप्त हुए? कुल कितने डीएनए प्राप्त हुए? तो उसके लिए जो है हम लोग करेंगे MF, और MF में फॉर्मूला लगा देंगे। ये बताएं क्या होगा फॉर्मूला? MI कितना है? 2 है, और फिर 2 का पावर कितना? हाँ, 2 का पावर 5। तो बताएं जरा, ये 2 हो गया, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। तो कितना हो जाएगा ये? 64 हो जाएगा। 32 दूना कितना हो गया? 64 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोगों को 2 डीएनए से कितना डीएनए मिल गया? अगर हम लोग 10 चक्कर चलाते, ये 5 चक्कर चलाए ना, 5 चक्कर के बदले अगर हम लोग 10 चक्कर चलाते तो बताएं कुल डीएनए कितना प्राप्त होता है? 128। गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसका डबल थोड़े करेंगे, पावर बढ़ रहा है वो। ये जो है यहाँ पे इनिशियल डीएनए तो 2 ही रहेगा ना, लेकिन 2 का पावर 10 होगा। 2 का पावर 10 मतलब 2 गुणे 2 का पावर 10 मतलब कितना? 1024। 2 का पावर 10 माने 1024। तो 1024 गुना कितना हो जाएगा? 2048। कितना डीएनए मिलेगा? 10 चक्कर अगर चला दिए तो कितना डीएनए प्राप्त हो जाएगा? 2048 डीएनए प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से जो है ये डीएनए की पीसीआर का टेक्निक जो है चलता है। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा जो है डीएनए हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। एक डीएनए से 1 बिलियन डीएनए प्राप्त हो गया है यहाँ पे। जब कितना चक्कर हम लोग चलाए हैं? 30 चक्कर चलाए हैं। तो पीसीआर हम लोगों को याद हो गया ना पूरी तरह से। पीसीआर में एक बार में पता नहीं चलता है क्या? एक बार में भी पता चल जाता है, वो ज़रूरत के हिसाब। हाँ, वो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कॉपी कराते हैं। अगर 30 की ज़रूरत है तो 30 बार कराएंगे, 1 की ज़रूरत है 1 बार कराएंगे, 2 की ज़रूरत है 2 बार कराएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए हम लोग पीसीआर मशीन को एक बार देख लेते हैं। पीसीआर मशीन, समझ में आ रहा है ना? पीसीआर मशीन हम लोग देख लेते हैं। इससे कोई भी बीमारी का पता चल सकता है? बिल्कुल, मैक्सिमम जो इन्फेक्टेड डिजीज़ होती है, कैंसर होती है, उनका भी पता हम लोग लगा सकते हैं। ये देखें, यही है। बिल्कुल है, हमारे हॉस्पिटल में देखें ये सब मशीन होता है। पीसीआर रिसाइकलर होता है ये, ठीक है ना? पीसीआर साइक्लर जो है वो काफ़ी महंगा होता है ये। तो इस तरीके से हम लोग जो है डीएनए का मल्टीपल कॉपी तैयार करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? डीएनए की कई कॉपीज़ हम लोग तैयार करवा सकते हैं। यही है पीसीआर मशीन। समझ गए ना? तो आज का टॉपिक समझ में आया पीसीआर। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में क्या चीज़? निवेशन। कैसे हम लोग परपोषी में निवेश करेंगे उसको कल पढ़ेंगे।